आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वह कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे इसके लेखक ने अपनी जिंदगी के सबसे गहरे, सबसे अकेले और सबसे रहस्यमय समय में लिखा था। यह किताब है द रेड बुक, जिसे लिखा था मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जुंग ने। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा है, एक ऐसे इंसान की यात्रा जिसने अपने ही मन की गहराइयों में उतरकर उन रहस्यों को खोजा जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जरा सोचिए, अगर एक दिन आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी पूरी जिंदगी, आपके सारे विश्वास, आपकी सारी समझ अचानक टूटने लगे, तो आप क्या करेंगे? जुंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वे पहले सिगमंड फ्रायड के करीबी सहयोगी थे। फ्रायड और जुंग के बीच गहरा बौद्धिक रिश्ता था, लेकिन धीरे धीरे उनके विचारों में अंतर आने लगा। फ्रायड जहां हर चीज को यौन इच्छाओं से जोड़कर देखते थे, वहीं जुंग को लगता था कि इंसान का मन उससे कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमय है। जब उनका फ्रायड से अलगाव हुआ तो जुंग एक गहरे मानसिक संकट में चले गए। यह समय था लगभग 1913 के आसपास का। उन्होंने महसूस किया कि उनका मन जैसे टूट रहा है। उन्हें अजीब अजीब सपने आने लगे, विजन दिखाई देने लगे, जैसे दुनिया में बाढ़ आ रही हो, खून बह रहा हो। शुरुआत में उन्हें डर लगा कि कहीं वे पागल तो नहीं हो रहे, लेकिन उन्होंने भागने के बजाय अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने अपने इन अनुभवों को लिखना शुरू किया। धीरे धीरे यह लेखन द रेड बुक का रूप लेने लगा। यह किताब लाल रंग की खूबसूरत हस्तलिखित पुस्तक के रूप में है, जिसमें टेक्स्ट के साथ साथ चित्र भी हैं। यह एक तरह की डायरी है, लेकिन साधारण डायरी नहीं, यह आत्मा की डायरी है। जुंग ने एक तकनीक अपनाई जिसे उन्होंने नाम दिया एक्टिव इमेजिनेशन। इसमें वे अपने मन में आने वाली छवियों, पात्रों और प्रतीकों से बातचीत करते थे। वे उनसे सवाल पूछते और उनके जवाब सुनते। यह किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह उनकी आंतरिक सच्चाई थी। उन्होंने अपने अंदर कई प्रतीकात्मक पात्रों को देखा, जैसे एक बूढ़ा ज्ञानी, एक रहस्यमयी स्त्री, एक छाया। ये सभी उनके अपने ही मन के हिस्से थे। यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण विचार सामने आता है, शैडो यानी छाया। जुंग के अनुसार हम सब के अंदर एक छाया होती है। यह वह हिस्सा है जिसे हम स्वीकार नहीं करते। हमारी दबाई हुई इच्छाएं, गुस्सा, ईर्ष्या, डर, सब इस छाया में छिपे रहते हैं। हम बाहर से अच्छे, सभ्य और संतुलित दिखना चाहते हैं, इसलिए हम अपने इन हिस्सों को दबा देते हैं, लेकिन वे खत्म नहीं होते, वे हमारे अवचेतन में चले जाते हैं। जुंग ने महसूस किया कि अगर हमें संपूर्ण बनना है तो हमें अपनी छाया को पहचानना होगा, उसे स्वीकार करना होगा। जब हम अपने अंधेरे हिस्से को स्वीकार करते हैं, तभी हम वास्तव में मजबूत बनते हैं। यह आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है खुद को पूरी ईमानदारी से देखना, लेकिन यही असली विकास है। द रेड बुक में जुंग बार बार इंडिविजुएशन की बात करते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपने असली स्वरूप को पहचानता है। हम अक्सर समाज की अपेक्षाओं के हिसाब से जीते हैं। हम एक पर्सोना पहन लेते हैं, एक मुखौटा। यह पर्सोना हमें समाज में स्वीकार्यता दिलाता है, लेकिन धीरे धीरे हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। इंडिविजुएशन का मतलब है उस मुखौटे को हटाकर अपने असली स्व से मिलना। जुंग ने अपने विजन्स में एक महिला पात्र से भी मुलाकात की, जिसे उन्होंने एनिमा कहा। एनिमा पुरुष के अंदर मौजूद स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। इसी तरह महिलाओं के अंदर मौजूद पुरुष ऊर्जा को उन्होंने एनिमस कहा। जुंग का मानना था कि हर इंसान के अंदर दोनों ऊर्जा होती है। जब हम अपने अंदर के विपरीत पक्ष को समझते और संतुलित करते हैं, तब हम ज्यादा पूर्ण बनते हैं। इस किताब में बहुत सारे प्रतीक हैं, सांप, सूरज, पेड़, नदियां, युद्ध, मंदिर। ये सभी प्रतीक हमारे सामूहिक अवचेतन का हिस्सा है। जुंग का एक और बड़ा विचार था कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी सामूहिक अवचेतन। उनका मानना था कि हमारे मन में सिर्फ हमारे व्यक्तिगत अनुभव नहीं होते, बल्कि पूरी मानव जाति के अनुभवों के प्रतीक भी मौजूद होते हैं। यही कारण है कि अलग अलग संस्कृतियों की कहानियों में कई समान प्रतीक मिलते हैं। द रेड बुक पढ़ना आसान नहीं है। यह कोई सीधी सादी कहानी नहीं,
यह एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक यात्रा है। कई बार इसमें लिखी बातें रहस्यमय लगती हैं, लेकिन अगर हम इसे दिल से पढ़ें तो हमें महसूस होता है कि यह हमारी अपनी यात्रा भी हो सकती है। जुंग ने अपने डर का सामना किया, उन्होंने अपने अंधेरे को गले लगाया, उन्होंने अपने अंदर की अराजकता को शब्दों और चित्रों में बदला। यही कारण है कि द रेड बुक सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक कलाकृति भी है। इस किताब से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली सीख, अपने मन से मत भागो। अगर आपके अंदर डर है, उदासी है, भ्रम है, तो उसे दबाओ मत, उसे समझने की कोशिश करो। दूसरी सीख, अपने अंदर के विरोधाभासों को स्वीकार करो। हम सिर्फ अच्छे या सिर्फ बुरे नहीं होते, हम दोनों का मिश्रण है। तीसरी सीख, जीवन का असली उद्देश्य खुद को जानना है। जुंग ने यह किताब अपने जीवन काल में प्रकाशित नहीं की। वे जानते थे कि लोग इसे गलत समझ सकते हैं। उनकी मृत्यु के कई साल बाद 2009 में यह किताब प्रकाशित हुई। जब यह दुनिया के सामने आई तो लोगों को जुंग की गहराई का असली अंदाजा हुआ। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको लगेगा जैसे आप किसी और के मन में झांक रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आप अपने ही मन में झांक रहे हैं। यही इस किताब की ताकत है। आज की दुनिया में हम बाहर की दौड़ में इतने उलझ गए हैं कि अंदर की आवाज सुनना भूल गए हैं। द रेड बुक हमें याद दिलाती है कि असली यात्रा बाहर नहीं, अंदर है। जब हम अपने डर, अपनी छाया, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तब हम सच में आजाद होते हैं। तो अगर आप जिंदगी में किसी मोड़ पर खड़े हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, तो घबराइए मत। शायद वही समय है जब आपकी असली यात्रा शुरू हो रही है। जैसे जुंग ने अपने अंधेरे में रोशनी खोजी, वैसे ही आप भी अपने भीतर की रोशनी खोज सकते हैं। और अंत में बस इतना याद रखिए, हम सबके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड है। अगर हम हिम्मत करके उसमें उतर जाएं, तो हमें अपनी सच्चाई, अपनी ताकत और अपनी शांति जरूर मिलती है। यही द रेड बुक का सार है। खुद को जानो, अपने अंधेरे को अपनाओ और अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। अपने भीतर झांकिए, अपने सपनों को लिखिए, अपने डर से बातचीत कीजिए, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। धन्यवाद।